गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक की बात की थी। आज अपन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक की बात करेंगे। आंतरिक कारकों की बात करेंगे जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक, इसमें पहला है आपके पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना कि पत्ती की संरचना किस प्रकार से प्रभावित करती है कि वाष्पोत्सर्जन की दर पत्ती की संरचना से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कैसे होती है कि शुष्क जलवायु में उगने वाली जो पौधे की पत्तियां होती है, शुष्क जलवायु जो मरुद्भिद आवास की होती है, शुष्क जलवायु कि शुष्क जलवायु में जो आपके पत्तियां उगती है उन पत्तियों पे क्या पाए जाते हैं? बाह्य त्वचा पर। बाह्य त्वचा पर क्या होता है? आपके क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। मोम या रोमों से ढकी होती है। ठीक है, मोम या रोमों से ढकी होती है। और रंध्र जो होते हैं निमग्न होते हैं, मतलब रंध्र बहुत गहराई में पत्ती में धसे होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये इतने होंगे तो इससे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यूटिकल का आवरण वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। मोम या रोम पाए जाएंगे तो ये भी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। रंध्र निमग्न पत्ती के अंदर गहराई में धसे होते हैं तो इससे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। और पत्ती में प्रति इकाई क्षेत्र में रंध्रों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। कि रंध्र जो है पत्ती में प्रति इकाई, जैसे अपने पढ़ा था कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में रंध्र जो होते हैं 100 से 60,000 तक होते हैं। इनमें उनकी भी संख्या क्या होगी? कम होगी। अब रंध्र कम होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी? कम होगी। इस प्रकार से पत्ती की संरचना भी है वो भी क्या करती है? रंध्र की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। दूसरा है मूल प्रवाह अनुपात। मूल प्रवाह अनुपात ये आंतरिक, मतलब ये पत्ती पादप के अंदर संरचनाएं पाई जाती है, उनसे बोलते हैं आंतरिक कारक। कि मूल प्रवाह अनुपात में वृद्धि से पौधे वाष्पोत्सर्जन की दर वृद्धि होती है। कि भाई अनुपात बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन दर भी बढ़ेगी। अनुपात मतलब लंबाई ज़्यादा होगी, जड़ें ज़्यादा घेरी होगी, प्रो ज़्यादा लंबा होगा, जड़ ज़्यादा घेरी होगी तो उससे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और मान लीजिए प्रो मूल का अनुपात कम है, छोटे हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी? कम होगी। तो वाष्पोत्सर्जन की दर इससे बढ़ेगी। तीसरा कारक की बात करते हैं पत्ती का दिक् विन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। पत्ती का दिक् विन्यास। अधिक विन्यास क्या होता है कि पत्ती जो है उस पर प्रकाश, पत्ती की संरचना सूर्य के आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है उसके इस ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पत्ती इस प्रकार से लगी हुई है या पत्ती की जो संरचना कुछ इस प्रकार से है। तो पत्ती पे जो प्रकाश आपके किस प्रकार से गिर रहा है, ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि पत्ती पे जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति किस प्रकार से, आपतित प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो पत्ती पे किस प्रकार से गिर रहा है। मान लीजिए पत्ती क्या समकोण अवस्था में इस प्रकार से, ठीक है, कि भाई आपकी पत्ती एक तो इस अवस्था में पाई जाती है। तो पत्ती क्या होती है आपके कि सूर्य की प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा क्या है कि पत्ती समकोण पे होती है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन दर भी अधिक होती है। और परंतु यदि पत्तियों का अधिक विन्यास आपतित विकिरण के समांतर हो, इस प्रकार से हो, ये समानांतर हो, ये समकोण है तो समांतर होगा तो इसमें क्या होगा? आपकी वाष्पोत्सर्जन दर कम होगी। अब इस प्रकार से तो रंध्र दोनों सतह पे भी पाए जाते हैं, दोनों सतहों से क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की दर होगी। तो आपके पत्ती की संरचना, ओरिएंटेशन यदि विन्यास का मतलब होता है पत्ती किस प्रकार से लगी हुई है, आपके समानांतर लगी हुई है इस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसके, या फिर आपके उसके लंबवत है इस प्रकार से। इस प्रकार से होगा तो सूर्य का प्रकाश दोनों सतहों पर बराबर गिरेगा तो दोनों सतहों से आपके वाष्पोत्सर्जन के आपके रंध्र पाए जाते हैं। किसी सतह पर ज़्यादा होते हैं, किसी पे कम होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी। मान लीजिए पत्ती इस प्रकार से एक ही सतह पे अधिक चरण में आपके प्रकाश गिरेगा तो उससे रंध्र जो पाएंगे वही सिर्फ रंध्र क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन करेंगे। तो पत्ती का ओरिएंटेशन, पत्ती का जो पादप किस प्रकार से लगी हुई है, उसमें सूर्य का प्रकाश किस दिशा से आ रहा है, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यदि सूर्य का प्रकाश आपके समकोण स्थिति पे तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। और मान लीजिए आपकी पत्ती के जो है समांतर है सूर्य के प्रकाश, आपतित प्रकाश के जो आने वाला प्रकाश है तो आपके वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? कम होगी। इस प्रकार से जो पादप के ये आंतरिक कारक है ये पौधे को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब अगली हेडिंग है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। कि भाई वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसका महत्व क्या है, ठीक है, कि भाई इस पर क्या असर होता है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, किस प्रकार से उपयोगी है, हानिकारक है। फिर एक जल की हानि करता है, सीधी सी बात अभी पढ़े कि वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल की हानि। एक मतलब मान लीजिए कोई पादप 10 लीटर पानी ले रहा तो लगभग 8 से 9 लीटर पानी वो वाष्पोत्सर्जन में निकाल देता है। तो वो पानी ना तो अपने काम का रहता है ना पौधों के काम का रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? तो अपन नेक्स्ट हेडिंग है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व कि भाई वैज्ञानिकों के अनुसार वाष्पोत्सर्जन क्या एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई
नेसेसरी एविल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये पौधों के लिए लाभकारी भी है, कुछ मामलों में हानिकारक भी है। देखो कैसे कि पौधों में रसारोहण वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष पर निर्भर करता है कि भाई पात में रसारोहण की क्रिया अपन पढ़ चुके सर्वमान्य सिद्धांत कि वाष्पोत्सर्जन में जो खिंचाव उत्पन्न होता है, अपकर्ष होता है, उसकी वजह से जल ऊपर चढ़ता है। दूसरी चीज़ कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा खनिज लवणों व जल का अवशोषण स्थानांतरण होता है कि जड़ें जल का अवशोषण करती है, खनिजों का अवशोषण करती है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादपों के सभी भागों तक पहुंचता है। और वाष्पोत्सर्जन पत्ती के तापमान को भी क्या करता है, कम रखता है और अतिरिक्त जल का भी निकास करता है। तो ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जल ऊपर चढ़ाना है, जल अवशोषण लगातार होना है, खनिज लवणों को पहुंचना है, तो ये तो आवश्यक हो गया। बुराई क्यों है? क्योंकि ये जल का क्या करता है, वाष्प के रूप में हानि करता है। तो ये आवश्यक है लेकिन बुराई है। ठीक है, वो जरूरी भी है। ये नहीं होगा तो जल ऊपर नहीं चढ़ेगा, रसायन की क्रिया नहीं होगी, खनिज लवण नहीं आएंगे ऊपर, पादप के सभी भागों तक जल का अवशोषण नहीं होगा, पत्ती का तापमान मेंटेन नहीं रहेगा, पत्तियां जल जाएगी, झुलस जाएगी। लेकिन बुराई क्या है कि जल की वाष्प के रूप में हानि करता है। तो ये बुराई है, कुछ अच्छे कारक है, तो इसलिए से क्या कहा गया है, आवश्यक बुराई। क्वेश्चन आ सकता है वाष्प शोषण को आवश्यक बुराई कहते हैं, क्यों? तो ये आपको 3-4 कारण देने। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है, इसमें से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं जिसे कहते हैं बिंदु स्त्राव या गठेशन की बात करेंगे। बिंदु स्त्राव क्या होता है या गठेशन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। बिंदु स्त्राव या गठेशन कि वे पत्तियों के उपांतों पर, जो आपके पत्तियों की जो किनारे हैं, उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव बिंदु स्त्राव कहलाता है। कि भाई जैसे पत्ती बनाए अपन सिंपल सी, ये पत्ती बन गई आपके, ठीक है, ये आपके मध्य शिरा हो गई, ये आपके शिराएं होगी। ठीक है, तो पत्ती की उपांत मतलब इस प्रकार से, तो पत्ती की किनारों से, सतहों से, ठीक है, जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। फर्क है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जल वाष्प के रूप में निकलता है, इसमें क्या होता है, जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में पत्ती की किनारों से निकलता है। किस किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल देखिए, अरबी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का, अरबी है, आलू है, ब्रायोफिलम है, अरबी, आलू, ब्रायोफिलम, ठीक है। कुछ घासों में, घास में सबसे ज़्यादा देखता है आप देखने को मिलेगा, सुबह के समय आप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बिंदु स्त्राव की परिभाषा क्योंकि पत्ती के उपांतों या किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, अरबी, आलू, ब्रायोफिलम और कुछ घासों के अंदर ये बिंदु स्त्राव स्पष्ट देखने को आपको मिलता है। अब इसके आगे बात करें बिंदु स्त्राव के बारे में कि और क्या विशेषता है कि जल की हानि पत्ती की शिराओं के अंत में स्थित छोटे छोटे छिद्रों से होती है। कि अंत ये शिराएं हैं, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, आपके जल की हानि होती है। तो ये क्या है, शिराओं के आपके अंत के छोटे छिद्र है, शिराओं के छिद्रों के द्वारा क्या होती है, जल की हानि, शिराओं के छिद्रों द्वारा, ठीक है, छिद्रों द्वारा जल की हानि होती है। जिसे क्या कहा जाता है, छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, जलरंध्र। क्या कहा जाता है, जलरंध्र। तो जलरंध्र क्या हो गया आपके, कि जो पत्ती होती है शिराओं के अंत पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जलरंध्र। इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रोथोट्स कहा जाता है। प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष पे एक छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, जल छिद्र कहते हैं। कि भाई ये जलरंध्र जो होते हैं, इन पे छोटा सा छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं, जल छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके जल छिद्र कहा जाता है, जिसे जल आपके बाहर निकलता है, जल छिद्र कहा जाता है। इस छिद्र के चारों ओर उपस्थित जो कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती है, ये सदैव खुले रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बंद करती, सदैव खुले रहते हैं। ठीक है, कौन, जल छिद्र। और जलरंध्र से अंदर की और मर्दुत्व कोशिकाओं का समूह होता है जिसे क्या कहते हैं, एपिथीलियम। मतलब ये जो जलरंध्र होता है, इसके अंदर एक मर्दुत्व की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। मर्दुत्व मतलब मुलायम की कोशिका, तो मर्दुत्व की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, क्या कहा जाता है, एपिथेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिथेम। एपिथेम क्या हो गया कि भाई जो आपके जलरंध्र होता है, इसके अंदर मर्दुत्व की कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एपिथेम कहा जाता है, या एपिथेम उत्तक कहा जाता है। अंदर की ओर एपिथेम का संपर्क पत्ती की शिराओं की जाइलम वाहिकाओं से होता है। अंदर किसे जुड़ा होता है, ये पत्ती की जो जाइलम वाहिकाएं होती है, जहाँ से जल का परिवहन होता है, इससे ये जुड़ा होता है। और जड़ द्वारा जल का अवशोषण अधिक पर वाष्पोत्सर्जन कम होने पर, कि भाई जड़ के द्वारा जल भी अधिक अवशोषण हो रहा है लेकिन वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, उस समय क्या करती है, ये जो जाइलम वाहिकाएं हैं, इनमें मूलदाब उत्पन्न होता है, जिसे जल जो होता है जाइलम वाहिकाओं से निकलकर एपिथेम की
कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है और इन कोशिकाओं से संतृप्त होने पर ये जल छिद्रों से बूंदों के रूप में बाहर जाता है, जिसे बिंदु स्राव मूल दाब के कारण उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना, बिंदु स्राव का कारण क्या है? बिंदु स्राव किसकी वजह से उत्पन्न होता है? मूल दाब की वजह से। ध्यान रखें, मूल दाब के कारण क्या होता है? बिंदु स्राव उत्पन्न होता है। कब? जब क्या हो, जल का अवशोषण ज्यादा हो लेकिन वाष्प शोषण कम होगा। तो जल अवशोषण ज्यादा होगा, वाष्प शोषण कम होगा, तो क्या होता है? मूल दाब उत्पन्न होता है, जो आपके जाइलम वाहिकाओं के द्वारा उसमें आपके जल पहुंचा जाता है। और ये जाइलम वाहिकाओं से जल जो होता है आपके एपिथेलियम ऊतकों में जाता है, एपिथेलियम ऊतकों से आपके जलरंध्र में, और जलरंध्र से जल छिद्र के द्वारा क्या होता है? पत्ती के किनारों पे फैल जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। और बिंदु स्राव में निकलने वाला जल होता है शुद्ध नहीं होता। महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो बिंदु स्राव में जो जल निकला वो क्या होता है? शुद्ध नहीं होता। जबकि वाष्पोत्सर्जन में जो जल निकलता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। शुद्ध नहीं होता, इसमें खनिज लवण आयंस पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक लवण क्या होते हैं? घुले हुए होते हैं। अब दोनों में अंतर पूछ ले वाष्पोत्सर्जन में, तो पहली बात ये जल आपके बिंदु स्राव है सुबह होता है। वाष्पोत्सर्जन आपको पता कभी भी हो सकता है, रात को छोड़ के। दूसरा चीज, वाष्पोत्सर्जन होता है जल वाष्प के रूप में निकलता है, इसमें जल किनारों पे छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलता है। और आपके बिंदु स्राव जो होता है इसमें जो जल निकलता है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें कार्बनिक व अकार्बनिक लवण घुले होते हैं। जबकि वाष्पोत्सर्जन जो जल निकलता है क्या होता है? शुद्ध होता है, उसमें कोई भी प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक नहीं आपके लवण घुले नहीं होते हैं। अब देखिए इसके कि भाई आपके जलरंध्र की और बिंदु आपकी संरचना दे रखी है डायग्राम के अंदर, कि भाई अपने बिंदु स्राव का तो मैंने आपको डायग्राम बता दिया। अब जलरंध्र की संरचना दे रखी है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, थोड़ा मैं रफली बना लेता हूँ इसको। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ये आपके डायग्राम आता तो नहीं लेकिन पूछा जा सकता है। तो बिंदु स्राव के बारे में पढ़ लिया, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट रहे? एक तो अपने पढ़ा जलरंध्र क्या होते हैं, एक पढ़ा जल छिद्र एपिथेलियम ऊतक, और पढ़ा बिंदु स्राव का मूल कारण क्या है? मूल दाब है। और जो बिंदु स्राव में जो जल निकलता है वो किस प्रकार का जल होता है? आपके अपशिष्ट जल होता है, शुद्ध जल नहीं होता है। उसमें क्या होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक आयंस घुले हुए पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात अपन ने अभी कर ली। इसलिए अब ध्यान रखना, आप डायग्राम बना रहे हैं देखो, इसके बाद आपके एक और हेडिंग रही है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ये आपके इसमें अभी अपन रिप्रेजेंट करेंगे फास्टली थोड़ा सा, कि कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, क्या क्या होता है इसके अंदर। ये आपके मुख्य संरचनाएं होगी। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं अलग से। ये आपके अपन पढ़ रहे हैं जलरंध्र की संरचना के, जलरंध्र किस प्रकार से आपके जुड़ाव होता है, उसमें क्या क्या संरचनाएं जुड़ी होती है उसकी बात कर रहे हैं।
ये हो गया आपके। इसमें देखिए सबसे पहले ये अंदर जो पाई जा रही है क्या है, रंध्र गुहा। ये क्या हो गई, रंध्र गुहा हो गई। उसके बाद देखिए आप ये बीच वाले जो है ये एपिथेम, एपिथेम उत्तक। इसके अलावा ये बीच में इनके जो गैप पाया जाता है, सही है, ये जो गैप है बीच में ये अंतराकोशिक अवकाश। और ये जो ब्लैक ब्लैक बना रखी है अपने, ये वाहिनिकाएं। और ये जो बना रखे हैं ये क्या हो गए, खम्बोत्तक। जो बड़े बड़े पिलर्स बना रखे हैं ग्रीन कलर से, खम्बोत्तक। और ये ऊपर जो बनी हुई है ये निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं हैं, जो कोई क्रिया नहीं करी है, निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं। और अभी ये पढ़ाया था, अभी ये बनाया था अपने, ये क्या हो गया, वाहिनिकाएं। इधर बनाया था वाहिनिकाएं। ठीक है, ये संरचना किसकी है, आपके जलरंध्र की संरचना है। हमेशा लिखना जरूरी है, चित्र किसका है, जलरंध्र की संरचना। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये बिंदु स्राव जो होता है उसमें जलरंध्र का मुख्य योगदान होता है। उसकी संरचना के बारे में अपने पढ़ लिया अभी। अब अपने इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ अपने 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। अब अपने को पढ़ना रस स्राव। ठीक है, इसकी बात करते हैं। रस स्राव क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए ये तीनों स्राव ही है, वाष्पोत्सर्जन है, बिंदु स्राव है और रस स्राव। इसे बोलते हैं ब्लीडिंग। सिंपल से ये अलग ही ये तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आसपास में एक दूसरे को संपर्क नहीं करती है। कि पौधे के कट्टे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर आना रस स्राव कहलाता है। कि पादपों के कट्टे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का स्त्रवण क्या कहलाता है, रस स्राव कहलाता है। और पौधे की जाइलम वाहिकाओं में रस है वो मूलदाब के कारण धनात्मक तनाव उत्पन्न होता है। और जाइलम वाहिकाओं के कटने या क्षतिग्रस्त होने पर इसका हिस्सा बाहर होने लगता है। और रबर के जो, कि भाई क्यों होता है ऐसा, कि भाई जो जाइलम वाहिनिकाएं जो होती है और वाहिकाएं, जो जाइलम वाहिकाएं होती है, इनमें मूलदाब उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिसाव बाहर निकलता है। तो जाइलम वाहिकाओं की वजह से होता है। सेम ऊपर वाला बिंदु स्राव दोनों जाइलम वाहिकाओं में मूलदाब की वजह से, जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न दो जाइलम वाहिकाओं के धनात्मक दाब के कारण उत्पन्न होता है, धनात्मक दाब के कारण। और उसके बाद अपन बात करें, ये सबसे ज़्यादा जो स्राव किसमें देखा गया है आपके, तो रबर के वृक्ष के अंदर। कि जो रबर के वृक्ष होते हैं, इससे क्या होता है, रिसाव उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है लेटेक्स। ठीक है, इसे लेटेक्स भी कहते हैं, जिससे क्या बनता है, रबर बनता है। तो ये क्या है, एक रस स्राव की वजह से रबर बनता है। रस स्राव क्या होगा, पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भागों से रस का स्राव रस स्राव कहलाता है। जाइलम वाहिकाओं में क्या होता है, आपके धनात्मक मूलदाब उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से आपके क्या होता है, रस स्राव होता है। और रबर के वृक्ष में जो स्राव होता है उसे लेटेक्स कहा जाता है, जिससे रबर बनता है। तो दोनों बिंदु स्राव और रस स्राव उसका मूल कारण क्या है, मूलदाब का है। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये क्लास पूरी होती है आज। ठीक है, बाकी जो है इसकी डिटेल्स, ये चैप्टर पूरा हो गया, अच्छे से पढ़ें आप। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।